क्योंकि हम लोग यहाँ पर तारा में इकट्ठे हैं। तारा में इकट्ठे होकर के जो जेपी आंदोलन के 50 वर्ष हुए हैं उसका लेखा जोखा करने के लिए संपूर्ण क्रांति से जुड़े हुए छात्र संघर्ष वाहिनी के जो वरिष्ठ नेता जो भी सक्रिय हैं वो सब एक साथ हैं। उनकी एक मीटिंग यहाँ पर चल रही है और उसमें एक किताब का भी लोकार्पण होने जा रहा है जो अमरीश जी ने और प्रोफेसर अरुण कुमार त्रिपाठी जी ने मिलकर के उन्होंने प्रकाशित करने का काम किया है। वाणी ने उसे प्रकाशित किया है। तो आज हम प्रोफेसर साहब से समाजवादी आंदोलन के में जेपी का तो एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व था ही, लेकिन जब 90 साल हो रहे हैं तो आज हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे और उनका व्यक्तित्व कैसा रहा और उन्होंने इस देश में समाजवादी आंदोलन को या समता के मूल्यों को, लोकतंत्र के मूल्यों को, धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ किया है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आमतौर पर जो चर्चा होती है प्रोफेसर साहब वो गांधी, लोहिया, जयप्रकाश, फिर आगे आ जाते हैं कमला देवी चट्टोपाध्याय जी, यूसुफ मेहर अली आ जाते हैं और ज्यादा होगा तो अच्युत पटवर्धन जी आ जाएंगे, एस.एम. जोशी आ जाएंगे, साने गुरु जी आ जाएंगे। लेकिन ये सूची बहुत लंबी है। 90 साल के अंदर समाजवादियों का, जिन समाजवादियों ने समाज और देश के राष्ट्र निर्माण में योगदान किया, उनकी सूची बहुत लंबी है। तो मैं ये चाहूंगा कि जब समाजवादी आंदोलन के 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं तो आप किन शख्सियत जो है उनको आप याद करना चाहेंगे और किस तरीके से आप याद करना चाहेंगे? हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को उनके व्यक्तित्व से आप रूबरू कराएं। जी प्रोफेसर आनंद कुमार जी। डॉक्टर सुनीलन जी, डॉक्टर आनंद प्रकाश जी, आपने बहुत रोमांचक सवाल से बात शुरू की है। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास जबरदस्त, साहसी, विद्वान, समर्पित और त्यागी लोगों का इतिहास रहा है। एक बड़ी लंबी श्रृंखला रही है, जिसमें से कि कुछ लोगों को हम इसलिए जानते हैं कि वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के सदस्य बने, लंबी लंबी उन्होंने जेलें काटी। इसी तरह से कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के रूप में जो समाजवादी आंदोलन का प्रारंभ हुआ 1934 में, तो 1934 से 48 सुनीलन जी 14 साल के अवधि में एक ऐसी रोमांचित करने वाली कहानी बनी है वीरों की, महावीरों की, नेताओं की, नेत्रियों की। उनका एक सूचीबद्ध प्रयास, 55 लोग ऐसे थे जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य थे या पदाधिकारी थे। उसमें सबसे बुजुर्ग आचार्य नरेंद्र देव थे, सबसे कम उम्र के श्री मधुलिमय थे। उसके बीच में ढेर सारे लोग थे जिनका अपना अपना शानदार इतिहास था। 1948 के बाद फिर 1948 से 1967 यानी राम मनोहर लोहिया की मृत्यु तक एक दूसरा काल आता है और फिर 1967 से 1979 यानी जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में एक ऐसी कहानी बनती है जिसको हम संपूर्ण क्रांति आंदोलन कहते हैं। अब इस बीच में कई पीढ़ियां आई और गईं। अगर आप वर्ग के हिसाब से देखें तो किसान नेताओं में जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया की त्रिमूर्ति तो थी जिसने हिंद किसान पंचायत बनाने का काम किया। उसके बाद के बड़े किसान नेताओं में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से लेकर कर्नाटक तक उसमें गोपाल गौड़ा का नाम सबसे ऊपर चमकता है, जिनका भी शताब्दी वर्ष मनाया गया। इसके बाद प्रोफेसर उसी परंपरा में नंजू स्वामी आए। ये तो दक्षिण भारत की कहानी थी। उत्तर भारत में बिहार के किसान आंदोलन में बसावन सिंह, कर्पूरी ठाकुर, रामानंद तिवारी, कपिल देव सिंह, एक लंबी श्रृंखला थी। इसलिए उत्तर प्रदेश में राम सेवक यादव, प्रभु नारायण सिंह, राजनारायण, गेंदा सिंह, ऐसे कई नाम आए जिनका की उल्लेख करना जरूरी है। इसी तरह से फिर अगर आप किसानों से आगे बढ़े मजदूर आंदोलन में, तो मजदूर आंदोलन का तो हिंद मजदूर सभा की स्थापना जयप्रकाश नारायण के हाथों हुई। आज वो भारत की तीसरी सबसे बड़ी मजदूर इकाई है, जिसके 1 करोड़ के लगभग सदस्य हैं और हरभजन सिंह सिद्धू उसके महामंत्री हैं। इसके बीच में 2 धाराएं बनी, हिंद मजदूर सभा, हिंद मजदूर किसान पंचायत। और हिंद मजदूर सभा का नेतृत्व उस समय के बड़े नेता एस.एम. जोशी और एन.जी. गोरे ने किया और उसके बाद कि क्रम में मधु दंडवते, पीटर अल्वारेस जैसे नाम आए। इधर हिंद किसान पंचायत का, जो हिंद मजदूर किसान पंचायत का निर्माण जो लोहिया के अनुयायियों ने किया, उसमें जॉर्ज फर्नांडिस
सबसे बड़ा नाम था, जिसने हिंदुस्तान के इतिहास की पहली और आखिरी लंबी रेल हड़ताल कराई थी। उसके अलावा ढेर सारे लोग, जिसमें यूसुफ बेग, विजय देवनारायण शाही और बाद की पीढ़ी में विजय नारायण वगैरह का नाम आता है। फिर आप चलें महिला आंदोलन में, तो महिलाओं की अगुवाई कमला देवी चट्टोपाध्याय से शुरू हुई। उन्होंने अखिल भारतीय महिला परिषद का गठन किया, ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस, और वहां से महिला दक्षता समिति जो प्रमिला दंडवते के नेतृत्व में बनी थी, वहां तक एक लंबी कहानी है, जिसमें महिलाओं में कमला देवी चट्टोपाध्याय, सुचिता कृपलानी, प्रमिला दंडवते, मृणाल गोरे और कमला सिन्हा, ये कई नाम है जिनको कि संसद में जाने का मौका मिला, केंद्रीय मंत्रिमंडल में आने का मौका मिला और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अगली कतार के नेताओं के साथ काम करने का मौका मिला। इसमें उषा मेहता, अरुणा आसफ अली जैसे नाम को भी जोड़ना चाहिए। फिर आप छात्रों और युवाओं में देखें, ये सबसे आश्चर्यजनक पक्ष था। भारतीय समाजवादियों के अलावा विद्यार्थियों पर ज्यादा काम नहीं हुआ था, और उसमें से निकले हुए नेताओं में लोकसभा के अध्यक्ष रवि राय, राज्यसभा के उपाध्यक्ष गौड़े मुरारी, प्रसिद्ध समाजवादी लाडली मोहन निगम, जनेश्वर मिश्रा, और वहां से लेकर के आप सबकी पीढ़ी तक को कहानी आती है जो समाजवादी युवजन सभा, समाजवादी योग सभा से बनती है। तो जैसा आपने कहा कि अगर श्रृंखला बनाएंगे तो 1000 से ज्यादा ऐसे लोग मिलेंगे जिनके एक पांव जेल में, एक पांव रेल में रहता था, और 1948 से 1977 के बीच में जब तक सोशलिस्ट पार्टी रही, इनका अलग अलग पीढ़ी का अलग अलग अपना नेतृत्व था। हम इसी के समानांतर बुद्धिजीवियों में भी देखेंगे कि समाजवादियों की पत्र पत्रिकाएं निकलती थी, और उसमें प्रेम भसीन जनता के संपादक थे। जनता हिंदुस्तान की सबसे पुरानी अंग्रेजी पत्रिका, साप्ताहिक पत्रिका, जो अभी भी मुंबई से डॉक्टर जी पारिक के संपादक में निकलती है। इसके अलावा लोहिया ने मैनकाइंड और जन निकाला, जिसका संपादन उन्होंने रमा मित्रा, ओम प्रकाश दीपक, किशन पटनायक जैसे लोगों को सौंपा था। आदिवासियों में भी समाजवादियों का जबरदस्त काम था, जिसका नायक मामा बालेश्वर दयाल, जो थे तो सवर्ण परिवार के इटावा के, लेकिन उन्होंने बस्तर के आदिवासियों में ऐसा अपना व्यक्तित्व घुला मिला दिया कि आदिवासियों को वहां के लोग मामा कहते हैं। इनका नाम ही मामा बालेश्वर दयाल पड़ गया। तो मामा बालेश्वर दयाल और उसके साथ जो राष्ट्रीय आंदोलन में लंबी जेल काट कर निकले थे, काला पानी की सजा, दास गुप्ता जी, और इसके अलावा फिर उधर पूरनचंद शास्त्री, और अभी आदिवासियों में काम कर रहे लोगों की एक लंबी श्रृंखला है। तो किसान, मजदूर, विद्यार्थी, आदिवासी। अब आइए बुद्धिजीवियों के मोर्चे पर। बुद्धिजीवियों में भी समाजवादियों का प्रबल आकर्षण था। आचार्य नरेंद्र के जमाने में जनवाणी एक पत्रिका निकलती थी, नव संस्कृति संघ उन्होंने बनाया, जिसमें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर डीपी मुखर्जी, विजय देवनारायण शाही से लेकर के धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, प्रयाग शुक्ल, युवा अनंत मूर्ति, स्नेहलता रेड्डी। फिल्मों की दुनिया में भी हमारी एक उपस्थिति थी, जिसमें सबसे बड़ा नाम स्नेहलता रेड्डी का था, जिन्होंने कन्नड़ फिल्म में अपने शानदार अनुभव से एक कीर्तिमान बनाया। इमरजेंसी में उनकी जान गई, और उसके बाद उसी क्रम में बाद की पीढ़ी में बम्बई और अन्य भाषाई क्षेत्रों में फिल्मों में काम करने वालों का एक राष्ट्र सेवा दल के माध्यम से एक मंच बना, एक माध्यम बना। तो एक बहुआयामी आंदोलन था, जिसके 3 चरण थे, 1934 से 1948, फिर 1948 से 1967, और फिर 1967 से 1977। आज उसी परंपरा से जुड़े हुए लोग उसके टुकड़े टुकड़े के वारिस बन करके कई सूबों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जिसमें कर्नाटक में श्री सिद्धरामैया, जो कांग्रेस की सरकार के मुख्यमंत्री हैं, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार और उनके नेता प्रतिपक्ष के श्री लालू प्रसाद यादव, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी और उनके वारिस श्री अखिलेश यादव। इस तरह से एक सिलसिला रहा है, जिसका कि पूरा वर्णन करना एक छोटी वार्ता में संभव नहीं, लेकिन उसको जानना चाहिए, क्योंकि ये देश की मिट्टी के नमक थे। इन्होंने देश की राजनीति में तेवर पैदा किया, और इन्होंने किसान आंदोलन का एजेंडा बनाया, मजदूर आंदोलन का एजेंडा बनाया, और विद्यार्थी आंदोलन का एजेंडा बनाया। मैं प्रोफेसर साहब ये चाहूंगा कि आपने जिन नेताओं का जिक्र किया, समाजवादी आंदोलन के बारे में जब बात करते हैं तो एक तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का, जिसका नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था, क्विट इंडिया के, इसके पहले साइमन गो बैक का। तो एक 42 का मूवमेंट,
फिर उसके बाद गोवा मुक्ति आंदोलन एक बड़े आंदोलन के तौर पे, और उसके बाद में जो में 60 से लेकर के लोक भाषाओं की प्रतिष्ठा के लिए अंग्रेजी हटाओ आंदोलन, हिमालय बचाओ आंदोलन, आंदोलनों के ऊपर। जी देखिए, आंदोलनों का सिलसिला दो तरह से चला। एक तो राष्ट्रीय आंदोलन का जो रूप था, उसमें समाजवादियों ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सबसे शानदार काम किया, क्योंकि पूरे कांग्रेस नेतृत्व को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था। जो शून्य बना था उसको भरने का काम समाजवादियों ने किया, जिसके नायक जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, अरुणा असफ अली, उषा मेहता वगैरह थे। आजादी के बाद सुनीलम जी, एक तरह से विश्राम का मौका आ गया। ढेर सारे आंदोलनकारी जो सत्ता में आए वो थकान महसूस करने लगे, लेकिन समाजवादियों ने राष्ट्रीय आंदोलन की जो अधूरी धारा थी उसको आगे बढ़ाने का काम किया। इसमें सबसे पहले तो गोवा की आजादी की लड़ाई लड़े, और जिसमें पुर्तगाल का साम्राज्यवाद अस्वीकार किया। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के बारे में तो पूरी दुनिया को मालूम था, लेकिन पुर्तगाल का साम्राज्यवाद तो उससे ही पुराना था, 550 साल पुराना था, और उसके खिलाफ लड़ने का काम समाजवादियों ने किया। पहले लोहिया ने किया, उसके बाद गोवा को गोवा मुक्ति संग्राम समिति बना करके उसमें सभी दलों के लोग थे, लेकिन समाजवादियों का अगली कतार का भूमिका का काम था। उसके बाद आप जाने कि देशी रजवाड़ों को भारत में मिलाने का आंदोलन भी चला, जिसमें कांग्रेस ने योगदान नहीं किया। कांग्रेस ने जानबूझ के उससे अपने को अलग रखा कि कितने मोर्चे पर हम लड़ेंगे, पहले अंग्रेजों से लड़ लें, फिर राज्य रजवाड़ों को संभाल लेंगे। लेकिन समाजवादियों का एक हिस्सा देशी रियासतों में भी काम करता रहा, जिसमें राजस्थान में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में उनकी उल्लेखनीय भूमिका थी। जब आज़ादी आ गई तो किसानों के सवाल को लेकर के, जमींदारी एबॉलिशन को लेकर के, जमींदारी उन्मूलन को लेकर के समाजवादियों ने मुद्दे को उठाया, और मशहूर भूख मार्च हुआ, किसान मार्च हुआ। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में किसानों की रैलियां की गई। इन रैलियों की अगुवाई समाजवादी नायकों में से नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, लोहिया, राजनारायण आदि करते रहे, और इसका वैचारिक पक्ष भी संभाला गया। इस विचार निर्माण में उस समय के नेताओं में सुरेंद्र मोहन, प्रेम भसीन, ओम प्रकाश दीपक, किशन पटनायक आदि की भूमिका थी। जो भाषा का सवाल था वो भी उलझा रह गया। अंग्रेजों के जाने के बावजूद अंग्रेजी नहीं गई, और अंग्रेजी के बजाय हिंदी और तमिल में झगड़ा शुरू करा दिया गया। तो इसको लेकर के भारतीय समाजवादियों ने देशी भाषा लाओ, अंग्रेजी हटाओ का आंदोलन चलाया। इसमें कुछ लोगों ने, खासतौर पर आरएसएस के लोगों ने हिंदी आंदोलन कहा, लेकिन वो असल में अंग्रेजी हटाओ आंदोलन था। और उस आंदोलन ने नई पीढ़ी को आकर्षित किया। 1967 से 70 के बीच में लगभग सभी प्रमुख नगरों में, विश्वविद्यालयों में इस आंदोलन की गूंज सुनाई पड़ी, और उससे एक नई पीढ़ी समाजवाद की तरफ आकर्षित हुई। इसके बाद महिला आंदोलन चला। महिलाओं के साथ अन्याय को लेकर के नर नारी समता पहले से समाजवादियों का मुद्दा था, लेकिन आंदोलन नहीं था। तो महिला दक्षता समिति के रूप में एक मंच बना, जिसमें प्रमिला दंडवते, मृणाल गोरे, मंजू मोहन, रंजना आदि ने बड़ा बुनियादी काम किया। मैंने मजदूरों का पहले ही जिक्र कर दिया था। मजदूरों के बीच में आजादी के बाद एक शिथिलता आ गई। एक हिस्सा तो वामपंथियों के नेतृत्व में हथियारी क्रांति की बात करता था, दूसरा हिस्सा इंटक के नेतृत्व में सरकार से समझौते की बात करता था। मजदूरों की बात कौन करता, लोकतांत्रिक तरीकों की बात कौन करता? समाजवादियों ने इस काम को किया, और इसमें बंबई के मजदूर आंदोलन से लेकर के छोटी छोटी म्यूनिसिपैलिटियों में सफाई कर्मचारियों के मुद्दों को उठाना, ये समाजवादियों का काम था। भाषा, दाम नीति, जाति नीति और रक्षा नीति, ये 4 मोर्चे थे जहां समाजवादियों ने बुनियादी योगदान किया। भाषा के सवाल पर मैंने बताया आपको। जाति के सवाल पर समाजवादियों ने पंढरपुर में सानी गुरुजी के नेतृत्व में, बनारस में राजनारायण प्रभुनारायण के नेतृत्व में, राजस्थान में सूर्य नारायण चौधरी के नेतृत्व में दलितों को मंदिर और तालाबों के इस्तेमाल की इजाजत के लिए लड़ाई लड़ी गई, और उस लड़ाई का नतीजा ये निकला कि फिर से जाति का सवाल लोगों के ध्यान में आया, और अंग्रेजी हटाओ के साथ ही जाति तोड़ो का भी दबाव बनने लगा। ये अलग बात है कि उसके बाद मंडल कमीशन जब आया श्री वीपी सिंह के कार्यकाल में, तो लोग पुरानी बातों को भूल गए। लेकिन इतिहास तो इतिहास रहता है,
तो समाजवादियों का जाति के सवाल पर समाज को प्रगतिशील बनाने में अमूल्य योगदान था। नर नारी समता के सवाल पर स्त्री हिंसा के खिलाफ समाजवादियों ने अगुवाई की। देशी भाषाओं को लेकर के कन्नड़, असमीस यानी वीरेंद्र भट्टाचार्य, यू आर अनंत मूर्ति जैसे साहित्यकारों ने लोहिया के इस सूत्र को बहुत पसंद किया और भाषा का सवाल एक प्रमुख सवाल बन गया। भाषा ने जो औपनिवेशिकता की राजनीति थी, दिमागी गुलामी थी, उसके खिलाफ लोगों का ध्यान आकर्षित किया। इसे मध्यम वर्ग नाराज हुआ, लेकिन समाजवादियों ने इसकी परवाह नहीं की। शिक्षा का सवाल भी उठाया समाजवादियों ने। खुला दाखिला, सस्ती शिक्षा, लोकतंत्र की यही परीक्षा, ये समाजवादियों ने आग्रह किया। हर जगह अनिवार्य सदस्यता वाले छात्र संघ बनाए जाए, हाजिरी की अनिवार्यता खत्म करो, पाठ्यक्रमों को रोजगार उन्मुख बना। ये धीरे धीरे फिर पूरे भारतीय विद्यार्थी आंदोलन का एजेंडा बन गया। क्या कम्युनिस्ट, क्या भारतीय जनसंघ और क्या समाजवादी, सबसे जुड़े विद्यार्थियों ने इन मांगों को राष्ट्रीय सहमति का एक एजेंडा बनाया। तो आप देखें कि समाजवादियों ने आजादी के बाद लोगों को जगाए रखने का काम किया। भोग का युग शुरू हो गया था, जो जहां मौका मिल रहा था सत्ता में जा रहा था, लेकिन समाजवादियों ने सड़क चुनी, जी जनता को चुना, जेल को चुना।